बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 16। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स 13, 14 एंड 15 में काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू सीरीज़ पैरेलल सर्किट्स। इस लेक्चर में भी हम स्टार्ट में एक दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे अबाउट लैडर नेटवर्क, और उसके बाद हम जो लेक्चर 11 to 15 में हमने जो कवर किया है उसको समराइज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे सोर्स कन्वर्जन एंड सर्किट थ्योरम्स की। तो लेक्चर 16 को हम स्टार्ट करते हैं विद अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू R/2R लैडर नेटवर्क। आपके पास इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये एक आपके पास एक जनरल फॉर्म है R/2R लैडर नेटवर्क की। हम इस सर्किट को एनालाइज करते हैं विद स्विच SW1 कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव वोल्टेज एंड ऑल अदर स्विचेस SW2, SW3 एंड SW4 आर कनेक्टेड टू ग्राउंड। इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। दिस इज स्विच 1 एंड यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज V को कनेक्ट कर देते हैं और बाकी तमाम पॉइंट्स को हम ग्राउंड कर देते हैं। एंड दिस रजिस्टर इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5, this is R6 and this is R7 and this is R8। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू 2R है, इसकी वैल्यू 2R है, इसकी वैल्यू R है, इसकी 2R, इसकी वैल्यू R, इसकी 2R, इसकी वैल्यू R है, और R8 की वैल्यू 2R है। दिस पॉइंट इज़ पॉइंट A, this point is point B, this point is point C and this point is point D, और हमारी आउटपुट इस पॉइंट पे होगी, पॉइंट A पे। तो इस सर्किट में सबसे पहले हम RA फाइंड आउट करते हैं। हम रेजिस्टेंस पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D पे फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद फिर हम हर पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड आउट करते करते वोल्टेज एट पॉइंट A विच इज़ द आउटपुट वोल्टेज, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो RA आपके पास आ जाएगा R8 की इक्वल विच इज़ 2R। अब हम बात करते हैं RB की। RB आपके पास आ जाएगा R6 पैरेलल टू R7 प्लस R8। इसमें जब आप R6 की वैल्यू पुट करेंगे 2R और R7 प्लस R8, R7 की वैल्यू R है और R8 की वैल्यू 2R है, तो ये आपके पास 3R बन जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6R/5। तो ये आपके पास RB की वैल्यू आ गई है। अब हम RC फाइंड आउट करते हैं। RC इज इक्वल टू R4 पैरेलल टू R5 प्लस RB। तो R4 की वैल्यू हमारे पास 2R है, R5 प्लस RB, इसमें R5 की वैल्यू हम पुट करते हैं R, और RB की वैल्यू हमारे पास है 6R/5। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RC की वैल्यू आ जाएगी 22R/22
1। अब हम बात करते हैं RD की। RD इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R3 प्लस RC। तो इसमें आप R1 की वैल्यू 2R पुट कर दें, पैरेलल टू R3 की वैल्यू R गिवन है, प्लस RC की वैल्यू 22R/21 पुट कर देंगे हम। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो RD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 86R/85। तो अब हम VA की बात करते हैं, लेकिन VA की बात करने से पहले हम सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो आपके पास जो सर्किट डायग्राम आ जाएगी वो दिस इज the point which is connected to positive voltage. This is resistor R2 and this is point D. And this is point C. And similarly this is point B. And finally this is point A. तो हमने RA, RB, RC और RD की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं VD की। सो VD इज इक्वल टू RD divided by R2 plus RD into V। क्योंकि RD हमने फाइंड आउट कर ली है एंड RD इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। तो इसके लिए आपके पास सर्किट की फॉर्म बनेगी लाइक दिस। दिस इज RD, दिस इज R2 एंड दिस इज द इनपुट वोल्टेज V। तो इस सर्किट पे अगर हम VDR अप्लाई करेंगे तो आपके पास VD वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन ये बन जाएगा RD/R2/RD इंटू V। तो जब आप इसको इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, RD की वैल्यू 86R/85, R2 की वैल्यू हमारे पास है 2R प्लस 86R/85 इंटू V। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VD की वैल्यू आ जाएगी 0.33 वोल्ट्स। ये आपके पास VD की वैल्यू आ गई है। अब हम बात करते हैं VC की। VC इज इक्वल टू RC डिवाइडेड बाय R3 प्लस RC इंटू VD। इसके लिए आपके पास जो सर्किट की फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह होगी। ये आपके पास R2 है, यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज आ गई है VD, और ये आपके पास RD था। और ये आपके पास रेजिस्टर R3 था, और यहाँ पे आपके पास पॉइंट C है, और ये रेजिस्टेंस आपके पास RC है। तो अब VC आपके पास आ जाएगा RC डिवाइडेड बाय R3 प्लस RC इंटू VD। तो इसमें आप RC की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 22
R/21 है डिवाइडेड बाय R3 की वैल्यू R है प्लस 22 R/21 इंटू VD की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.33 वोल्ट्स। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VC की वैल्यू आ जाएगी 0.17 वोल्ट्स। तो ये आपके पास VC की वैल्यू आ गई है। अब हम बात करते हैं VB की। तो आपके पास सर्किट की फॉर्म VB के लिए कुछ इस तरह की होगी कि पहले हमने VD फाइंड आउट किया था इस पॉइंट पे, फिर हमने VC फाइंड आउट कर लिया इस पॉइंट पे। अब हमने बात करनी है VB की, विच इज़ द वोल्टेज एट पॉइंट B। तो ये रेजिस्टेंस आपके पास RB होगी और ये रेजिस्टेंस आपके पास R5 है। तो VB को आप लिख सकते हैं RB डिवाइडेड बाय R5 प्लस RB इंटू VC। तो इसमें हम RB की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 6R/5 और 5 की वैल्यू हमारे पास है R एंड 6R/5 इंटू VC की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.17 वोल्ट्स। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 0.0937 वोल्ट्स। और अब हम VA की बात करते हैं। तो VA के लिए आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह आ जाएगी। This is point D and voltage at this point is VD, voltage at this point is VC, voltage at this point is VB and voltage at this point is VA। तो हमने VB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज RA और ये रजिस्टर आपके पास R7 है। तो VA के लिए आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा VA इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय R7 प्लस RA इंटू VB। इस केस में आपने इसको VB से मल्टीप्लाई करना है। RA की वैल्यू आपने पुट करनी है विच इज़ 2R डिवाइडेड बाय RA प्लस R7। तो R7 की वैल्यू हमारे पास है R, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको VB से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 और VB की वैल्यू जब हम इसे पुट करेंगे विच इज़ 0.0937 वोल्ट्स। तो आपके पास ये आ जाएगा 0.0625 एंड V out इज इक्वल टू VA। एंड इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/16 वोल्ट्स। तो इस तरह हमने इस सर्किट को एनालाइज किया और इसका वी आउट हमारे पास आ गया 1/16 वोल्ट्स। Question number 27. Determine the V out for the R/2R ladder network in this figure for these conditions. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं, और हमने पहले देखा है कि जब स्विच 4 पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड होगा और बाकी तीनों स्विचेस ग्राउंड से कनेक्टेड होंगे
तो आपके पास उस केस में अगर स्विच 4 पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड और बाकी तीनों ग्राउंड से कनेक्टेड हैं तो आपके पास वी आउट इक्वल्स होगा 1/2 वोल्ट्स के। इस तरह जब स्विच 3 ग्राउंड से पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड होगा और बाकी सारे स्विचेस ग्राउंड से कनेक्टेड होंगे तो उस केस में आपके पास वी आउट हमने देखा था कि 1/4 वोल्ट की इक्वल आया था। इसी तरह अगर स्विच 2 पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है और बाकी तीनों स्विचेस ग्राउंड से कनेक्टेड हैं तो उस केस में आपके पास वी आउट 1/8 वोल्ट्स के इक्वल आएगा। और जब आपके पास स्विच 1 पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है जो अभी हमने सॉल्व किया है और बाकी तीनों ग्राउंड से कनेक्टेड हैं तो उस केस में वी आउट हमने देखा है कि 1/16 वोल्ट्स के इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर अब हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में स्विच 3 एंड स्विच 4 आर कनेक्टेड टू 12 volts and switch 1 and switch 2 are connected to ground। तो इस केस में पार्ट ए के लिए आपके पास वी आउट इक्वल होगा, क्योंकि स्विच 3 और स्विच 4 12 वोल्ट से कनेक्टेड हैं तो स्विच 3 ये है और स्विच 4 ये है, तो आपके पास टोटल आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी 1/4 वोल्ट्स प्लस, और स्विच 4 की जगह हम 1/2 वोल्टेज पुट कर देते हैं। अब V की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 12 वोल्ट्स, तो ये आपके पास बन जाएगा 12/4 प्लस 12/2। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 9 वोल्ट्स के इक्वल। अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास वी आउट इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें स्विच 3 एंड स्विच 1 आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट्स, तो स्विच 3 के लिए आपके पास वी आउट V/4 है और स्विच 1 के लिए आपके पास वी आउट V/16 है। तो इसमें V की वैल्यू हम पुट करते हैं 12/4 और ये हो जाएगा 12/16। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वी आउट आ जाएगा 3.7 वोल्ट्स। और पार्ट सी में ऑल स्विचेस आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सोर्स, इस केस में आपके पास वी आउट बन जाएगा V/2 प्लस V/4 प्लस V/8 प्लस V/12। तो V की वैल्यू आप यहाँ पे 12 पुट करेंगे सब में और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वी आउट आ जाएगा 11.25 वोल्ट्स के इक्वल। तो हमने तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया और आपने देखा है कि जब दो स्विचेस एट द सेम टाइम 12 वोल्ट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आप सिंपली उनका इफेक्ट ऐड हो रहा होता है। और आपने पार्ट सी में देखा कि जब सारे स्विचेस 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड हैं तो आपने चारों को ऐड कर लिया है और उससे आपके पास टोटल आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। अब हम जो लेक्चर 11 से लेक्चर 15 तक हमने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं उनको समराइज़ करते हैं। लेक्चर 11 से लेक्चर 15 तक हमने सीरीज़ पैरेलल सर्किट्स को डिटेल में स्टडी किया और उनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो इसकी एक ब्रीफ सी समरी हम देखते हैं। अ सीरीज़ पैरेलल सर्किट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज़ एंड पैरेलल करंट पाथ्स। To determine total resistance in a series parallel circuit, first of all you need to identify the series and parallel
relationship and then apply the formulas for series resistance and parallel resistance. To find the total current, apply Ohm's law and divide the total voltage by the total resistance. Like हमने बहुत से क्वेश्चंस में देखा है कि टोटल करंट हमने फाइंड आउट ऐसे किया था, हमने सोर्स वोल्टेज से टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड करके टोटल करंट फाइंड आउट किया था. टू डिटरमिन ब्रांच करंट्स, अप्लाई द करंट डिवाइडर फार्मूलाज किरचॉफ करंट लॉ और ओम्स लॉ. कंसिडर ईच सर्किट प्रॉब्लम इंडिविजुअली टू डिटरमिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड. अब आपके सामने जब भी कोई सर्किट आएगा तो आपने सबसे पहले सर्किट को स्टडी करना है और फिर देखना है कि इसमें आप कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ सर्किट्स में आप सिंपली VDR अप्लाई करके वोल्टेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ सर्किट में आपको CDR की ज़रूरत पड़ सकती है. तो वो आपने सर्किट को देख के खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि कौन से फार्मूलाज हम इन सर्किट पे अप्लाई कर सकते हैं. To determine voltage drops across any portion of a series parallel circuit, use the voltage divider formula, Kirchhoff's voltage law or Ohm's law, and consider each circuit problem individually to determine the most appropriate method. When a load resistor is connected across a voltage divider output, the output voltage decreases. जब भी हमने देखा है, हमने बहुत से क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं कि जब भी वोल्टेज डिवाइडर के आउटपुट के क्रॉस अगर आप कोई लोड रेजिस्टर अटैच करते हैं तो आउटपुट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. द लोड रेजिस्टर शुड बी लार्ज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस विच इट इज कनेक्टेड इन ऑर्डर दैट द लोडिंग इफेक्ट मे बी मिनिमाइज्ड. लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी आपके पास आउटपुट की वैल्यू इतनी मैक्सिमम आएगी. टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ लैडर नेटवर्क, स्टार्ट एट द पॉइंट farthest फ्रॉम द सोर्स एंड रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन स्टेप्स. तो लैडर नेटवर्क का हमने जैसे कि एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं कि उसको आपने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है और उसको स्टार्ट करना है एट द पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम द सोर्स और इस सर्किट को रिड्यूस करते करते आपने वोल्टेज सोर्स तक पहुंच जाना है. और फिर वहाँ से आपने, क्योंकि आपके पास जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो फिर आपने वहाँ से करंट फाइंड आउट करना है IT और फिर आपने दोबारा उस पर CDR अप्लाई करके बाकी करंट्स फाइंड आउट्स करने हैं और फिर वहाँ से आप जब आपके पास करंट्स आ जाएंगे तो फिर आपने हर सर्किट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओपन and shorts are typical circuit faults. जब कभी आपके सर्किट में कहीं ओपन सर्किट हो जाए या कहीं से वो शॉर्ट हो जाए तो ये सर्किट्स में फॉल्ट्स हो सकते हैं. और ये जब आप लैब में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जब रजिस्टर आपका बर्न आउट हो जाता है तो वो एक्चुअली ओपन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. और फाइनली हमने बात की थी ब्लीडर करंट की. द करंट लेफ्ट आफ्टर द टोटल लोड करंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल करंट इनटू द सर्किट एंड दिस इज कॉल्ड द ब्लीडर करंट एंड दिस करंट इज एक्चुअली द वेस्टेड अमाउंट ऑफ करंट. अब हम बात करते हैं कुछ सर्किट थ्योरम्स की एंड कन्वर्जन की. Till now, we have analyzed various types of circuits using Ohm's law and Kirchhoff's law. Some types of circuits are difficult to analyze using only those basic laws and require additional methods in order to simplify the analysis. तो अभी तक जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट सॉल्व किए हैं उनमें हमने या तो ओम्स लॉ यूज़ किया है या हमने CDR, VDR, KVL या
KCL हमने यूज़ किया है। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ सर्किट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो इन सिंपल फार्मूला से एनालाइज नहीं हो सकते, तो उसके लिए फिर हमारे पास कुछ नई टेक्निक्स होती हैं, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। और कुछ थ्योरम्स भी होते हैं स्पेशली डिफ़िकल्ट सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो द थ्योरम्स एंड कन्वर्जन इन दिस लेक्चर मेक एनालिसिस easier for certain types of circuit. These methods do not replace Ohm's law and Kirchhoff's law, but they are normally used in conjunction with the laws in certain situation. तो सर्किट थ्योरम एंड कन्वर्जेंस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, दैट इंक्लूड्स द DC वोल्टेज सोर्स, द करंट सोर्स, source convergence and superposition theorem। सबसे पहले हम बात करते हैं the DC voltage source। DC voltage source is one of the principal types of energy sources in electronic application, so it is very important to understand its characteristic। DC voltage ideally provides constant voltage to a load even when the load resistance varies। ये आप देख सकते हैं फिगर ए में, आपके पास एक फेमिलियर वोल्टेज सोर्स का सिंबल है और ये आपके पास उसके टर्मिनल्स हैं A एंड B, और जब आप इसके क्रॉस लोड कनेक्ट करते हैं RL, तो सारी की सारी वोल्टेज RL के क्रॉस अपीयर होती है और वोल्टेज लॉसेस नहीं होते, बिकॉज इट इज़ आइडियल DC वोल्टेज सोर्स। इसमें सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 0 के इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। ऑल वोल्टेज सोर्सेज हैव सम inherent internal resistance as a result of their physical and chemical makeup। तो इसमें आप उस रेजिस्टेंस को RS के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और जब आप इसके क्रॉस लोड अटैच करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। और अब इस केस में आपके पास सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो 100% लोड के क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि अब RS भी उसके साथ सीरीज में आ गया है, तो RS के क्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। इस केस में RS की वैल्यू आपके पास इज़ वेरी वेरी लेस देन RL। ये इसलिए RS की वैल्यू को कम से कम रखा जाता है ताकि वोल्टेज ड्रॉप्स कम से कम हो RS के क्रॉस और आपको मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट टर्मिनल्स पे मिल रही हो। तो इस सर्किट में आप VL फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग VDR। तो आपके पास VL आ जाएगा इक्वल्स टू RL डिवाइडेड बाय RS प्लस RL इंटू VS, and in this case VL is not equal to VS। लेकिन जब हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में VS आपके पास VL के इक्वल होती है फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द सोर्स इन द फॉलोइंग फिगर फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ RL 100 ओम, 560 ओम एंड 1 किलो ओम। तो इस सर्किट में हम VDR अप्लाई कर सकते हैं। सो V आउट इज इक्वल टू RL
डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल इंटू वी एस। तो जब आप आर एल की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 100 ohms, तो आपके पास वी आउट की वैल्यू आ जाएगी 90.9 वोल्ट्स। और इसी तरह जब आप आर एल की वैल्यू 560 ओम पुट करेंगे तो आपके पास वी आउट की वैल्यू आ जाएगी 98.2 वोल्ट्स। और जब आप आर एल की वैल्यू 1 किलो ओम पुट करेंगे तो आपके पास वी आउट की वैल्यू आ जाएगी 99.0 वोल्ट्स। तो अगर इन तीनों आउटपुट वोल्टेजेस को आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास लोड की वैल्यू मैक्सिमम थी तो आपके पास आउटपुट की वैल्यू भी मैक्सिमम आ रही है। इट मीन्स कि आर एस के क्रॉस वोल्टेज कम से कम ड्रॉप हो रही है। अब हम बात करते हैं करंट सोर्स की। द करंट सोर्स इज अनदर टाइप ऑफ energy source that ideally provides a constant current to a load even when the resistance of the load varies. The ideal current source has an infinitely large internal parallel resistance. ये आपके पास एक अनलोडेड करंट सोर्स है। ये आपके पास जो करंट सोर्स का सिंबल है और आपके पास ये आउटपुट टर्मिनल है। और आइडियल करंट सोर्स में इसके अक्रॉस एक पैरेलल रेजिस्टेंस होती है और जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। और जब आप इसके अक्रॉस लोड कनेक्ट करते हैं तो आपके पास सारा का सारा करंट लोड में से पास हो रहा होता है। तो इस केस में आपके पास IL इज इक्वल टू IS होता है। लेकिन आइडियल करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि कोई भी आपके पास करंट सोर्स हो या वोल्टेज हो उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है जिसमें करंट सोर्स के पैरेलल एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस RS। अब इस केस में आपके पास जो टोटल करंट होगा वो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो इस केस में आपके पास IL इज नॉट इक्वल टू IS, बल्कि करंट आपके पास यहाँ पे डिवाइड होगा। तो करंट सोर्स में ये कोशिश की जाती है कि जो इंटरनल पैरेलल रेजिस्टेंस है RS इसको मैक्सिमम रखा जाए ताकि मैक्सिमम करंट लोड की तरफ फ्लो करे और RS में कम से कम करंट जाए। तो इस केस में अगर आप IL फाइंड आउट करना चाहें तो आप इसके ऊपर CDR अप्लाई कर सकते हैं। सो IL इज इक्वल टू RS डिवाइडेड बाय RS प्लस RL इंटू IS. This current is IL current. So in this case IL is not equal to IS, but in ideal current source IL is equal to IS. एक एग्जाम्पल है related to current source. Calculate the load current IL in the following figure for the following values of RL. So as we know the formula of IL is equal to RS divided by RS plus RL into IS. IS की वैल्यू 1 एम्पेयर गिवन है, RS की वैल्यू 10 किलो ओम्स गिवन है और RL की हमने इन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए IL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
व्हेन RL इज इक्वल टू 100 ओम, IL आपके पास आ जाएगा 990 मिली एम्पियर्स। व्हेन RL इज इक्वल टू 560 ओम्स, तो उस वक्त आपके पास IL की वैल्यू आ जाएगी 947 मिली एम्पियर्स। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ RL इज इक्वल टू 1 किलो ओम, तो IL की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 909 मिली एम्पियर्स। तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी तो करंट आपके पास मैक्सिमम आ रहा है विच इज़ 990 मिली एम्पियर। और जैसे जैसे आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आपके पास करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। सोर्स कन्वर्जन। In circuit analysis, it is sometimes useful to convert a voltage source to an equivalent current source or vice versa. तो बस अब आपके पास सर्किट्स में वोल्टेज सोर्स गिवन होता है, लेकिन अगर उसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दें तो वो सर्किट को सिंप्लीफिकेशन में या एनालाइज करने में आसानी फराहम करता है। अगर ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, सपोज ये VS है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस RS है और ये आप लोड है RL। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स टू अ करंट सोर्स, तो आपने सिर्फ इसको और इसको यूज करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। VS बाई RS के इक्वल हो जाएगा। और अब क्योंकि आपके पास करंट की वैल्यू आ गई है तो आप इसको इक्विवेलेंट करंट सोर्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास IS आ गया, इसकी वैल्यू गिवन है VS बाई RS। और अब आपके पास रेजिस्टेंस पहले सीरीज में थी वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स के केस में, अब आपने इसको यहाँ पे पैरेलल में लगा देना है और यहाँ पे आपके पास लोड अटैच हो जाएगा। तो हमने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसमें RL का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा होता। सिंपली हमने VS और RS को यूज़ करके करंट फाइंड आउट करना है और उस करंट को हमने यहाँ पे करंट सोर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है और उसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी। और रेजिस्टेंस को हमने RS को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है और इसी तरह लोड को यहाँ पे अटैच कर देना है। टर्मिनल इक्विवेलेंसी। Equivalency of two sources mean that for any given load resistance connected to the two sources, the same load voltage and load currents are produced by both sources, and this concept is known as terminal equivalency. इसके लिए हम इसको प्रूव करने के लिए हम वोल्टेज सोर्स का सर्किट ड्रा करते हैं और करंट सोर्स का सर्किट ड्रा करते हैं। This is IS, this is RS and this is RL। तो इसमें क्योंकि आउटपुट हमने लोड के क्रॉस लेनी है तो हम अब ये प्रूव करेंगे कि आउटपुट इन दोनों
सर्किट्स में सेम होगी। तो हम इसमें लोड करंट फाइंड आउट करते हैं। इस केस में लोड करंट आपके पास होगा IL इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय RS प्लस RL। और इस केस में जब हम लोड करंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास होगा IL इज इक्वल टू RS डिवाइडेड बाय RS प्लस RL into IS, as we know that IS is equal to VS by RS। तो इस IS की जगह आप VS by RS पुट कर दें। तो ये RS इस RS से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास IL की वैल्यू आ जाएगी VS by RS प्लस RL। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। सो दिस इज नोन एज टर्मिनल इक्विवेलेंसी। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स इन द फिगर टू एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड शो द इक्विवेलेंट सर्किट। ये आपके पास वोल्टेज सोर्स का सर्किट है, इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस सर्किट में हमें VS की वैल्यू गिवन है और RS की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से IS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। IS इज इक्वल टू VS बाय RS। तो VS की वैल्यू हम इसमें 100 वोल्ट्स पुट करते हैं, IS की वैल्यू हम इसमें 47 ओम्स पुट करते हैं, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IS की वैल्यू आ जाएगी 2.13 एम्पियर्स। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। दिस इज IS एंड दिस इज RS। अब हम बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट अ करंट सोर्स टू अ वोल्टेज सोर्स। सपोज ये आपके पास एक करंट सोर्स है, और ये आपके पास लोड रेजिस्टर है। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। सो आप IS और VS की हेल्प से VS फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। VS इज इक्वल टू IS इंटू RS। तो यहाँ आपके पास सोर्स वोल्टेज की वैल्यू आ गई है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। ये आपके पास सोर्स वोल्टेज VS है, ये आपके पास रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स के केस में सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी, और ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस RL होगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, कन्वर्ट द करंट सोर्स इन द फिगर टू एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड शो द इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे आपके पास करंट सोर्स की वैल्यू गिवन है 10 मिली एम्पियर और RS की वैल्यू गिवन है 1 किलो ओम। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम VS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। VS इज इक्वल टू IS इंटू RS। IS की और RS की वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो VS हमारे पास आ जाएगा 10 वोल्ट। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास बन जाएगा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और अब इस केस में आपके पास
आर एस सीरीज में आ जाएगा और आपके पास वी एस की वैल्यू 10 वोल्ट्स आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की। सम सर्किट require more than one voltage or current source. For example, most amplifiers operates with two voltage sources, an AC and a DC source. Additionally, some amplifiers require both a positive and a negative DC voltage source for proper operation. When multiple sources are used in a circuit, the superposition theorem provides a method for analysis. Superposition method is a way to determine currents in a circuit with multiple sources by leaving one source at a time and replacing the other source or other sources by their internal resistance. As we know that ideal voltage source has a zero internal resistance and ideal current source has an infinite internal resistance. But here all sources will be treated as ideal in order to simplify the coverage. इस स्लाइड में आप एक जनरल स्टेटमेंट देख सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की, which is the current in any given branch of a multiple source circuit can be found by determining the currents in that particular branch produced by each source acting alone, with all other sources replaced by their internal resistances. The total current in the branch is the algebraic sum of the individual currents in that branch. अब हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। Step 1 is leave one voltage or current source at a time in the circuit and replace each of the other voltage or current sources with its internal resistance, जो कि इस केस में हमने पहले बात की थी कि वो हम 0 लेंगे। For ideal sources, a short represent zero internal resistance and an open represent infinite internal resistance. Step 2, determine the particular current or voltage that you want just as if there were only one source in the circuit. Step 3 is take the next source in the circuit and repeat step 1 and 2 and repeat the same procedure for each circuit. And step 4 is to find the actual current in a given branch, algebraically sum the currents due to each individual source. If the currents are in the same direction, they are added, and if the currents are in the opposite direction, they are subtracted with the direction of the resulting current that has the larger of the original quantities. Once you have find the current, you can determine the voltage by using Ohm's law. अब हम इन स्टेप्स को एक सर्किट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये आपके पास एक सर्किट है, आप फिगर ए में, इसमें हमने I2 फाइंड आउट करना है एंड यू कैन सी दैट देयर आर टू सोर्सेज Vs1 एंड Vs2 and there are three resistance R1, R2 and R3. तो सुपरपोजिशन थ्योरम में एट अ टाइम हम किसी एक सोर्स का इफेक्ट लेते हैं और अगर दूसरा सोर्स वोल्टेज सोर्स हो तो उसको हम शॉर्ट से रिप्लेस कर देते हैं और अगर करंट सोर्स हो तो उसको हम ओपन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस केस में आपके पास दोनों सोर्सेज वोल्टेज सोर्सेज हैं, तो हम सबसे पहले Vs1 का इफेक्ट लेते हैं एंड Vs2 को हम शॉर्ट से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब I2 करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस सर्किट का RT फाइंड आउट करते हैं, विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3 एंड देन बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम IT
फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू Vs1 डिवाइडेड बाय RT। जब आपके पास टोटल करंट आ जाएगा यहाँ पे, तो नाउ बाय यूजिंग CDR वी कैन फाइंड द करंट I2 विच इज़ फ्लोइंग थ्रू R2। तो इसके लिए आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा I2 के लिए, इट इज़ इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इंटू IT ड्यू टू सोर्स 1। अब हम Vs1 को शॉर्ट कर देते हैं और Vs2 का इफेक्ट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में आपके पास Vs1 शॉर्ट हो गया और इसको हमने एक वायर से रिप्लेस कर दिया है। अब इस केस में आपने अगेन सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि R1 इज़ पैरेलल टू R2 एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इज़ इन सीरीज विद R3। तो आपके पास RT आ जाएगा R3 प्लस R1 पैरेलल टू R2, और फिर आप यहाँ से टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। जब आपके पास टोटल करंट आ जाएगा यहाँ पे, तो अब आप इस पोर्शन पे CDR अप्लाई करके I2 फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू IT ड्यू टू सोर्स Vs2। और फाइनली आप दोबारा दोनों वोल्टेज सोर्सेज को कनेक्ट कर दें और करंट ड्यू टू सोर्स Vs1 उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है एंड करंट ड्यू टू सोर्स Vs2 उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो इन दोनों करंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट थ्रू R2 आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेप्स। यूज अ सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड द करंट थ्रू R2। तो हमने R2 में से जो करंट पास कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम Vs1 का इफेक्ट लेते हैं और वोल्टेज सोर्स Vs2 को शॉर्ट कर देते हैं। तो आपके पास सर्किट की जो नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह होगी। यहाँ पे आपके पास सोर्स Vs2 था, उसको हमने एक शॉर्ट कर दी। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है और ये Vs1 है जिसकी वैल्यू 10 वोल्ट्स गिवन है। तो सबसे पहले इस सर्किट में हम RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3। जब इसमें R1, R2 और R3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो RT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150 ओम्स के इक्वल। नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम IT की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। IT इज इक्वल टू Vs बाय RT। Vs की वैल्यू 10 वोल्ट्स पुट करेंगे, RT की वैल्यू 150 ओम्स पुट करेंगे तो IT की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 66.7 मिली एम्पेयर्स। अब आपके पास यहाँ पे करंट IT आ गया है जो इस नोड पे डिवाइड हो रहा है। तो हम I2 को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग CDR। सो I2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इंटू IT। तो जब आप इसमें R2, R3 और IT की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 33.3 मिली एम्पेयर्स एंड दिस करंट इज ड्यू टू वोल्टेज सोर्स Vs1। अब हम वोल्टेज सोर्स Vs2 का इफेक्ट लेते हैं।
और वोल्टेज सोर्स VS1 को शॉर्ट कर देते हैं। तो आपके पास इस केस में जो सर्किट की नई फॉर्म आ जाएगी वो कुछ इस तरह होगी। ये आपके पास VS2 है जिसकी वैल्यू 5 वोल्ट्स के वन है। दिस इज R3, दिस इज R2 एंड दिस इज R1। अब इस सर्किट का हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, विच इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3। तो इसमें जब हम R1, R2, R3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास RT की वैल्यू आ जाएगी 150 ओहम्स की इक्वल। नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम IT की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाय RT। तो VS इस केस में हमें 5 वोल्ट की वन है और RT की वैल्यू हम 150 ओहम्स पुट करते हैं। तो IT की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 33.3 मिली एम्पियर्स। और अब हम यहाँ से फिर I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दिस करंट इज IT एंड दिस करंट इज डिवाइडिंग एट दिस पॉइंट। तो जब हम यहाँ पे CDR अप्लाई करेंगे तो आपके पास I2 के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इसके इक्वल होगा। और जब आप इसमें R1, R2 और IT की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज 16.7 मिली एम्पियर एंड दिस करंट I2 इज ड्यू टू सोर्स VS2। अब आपके पास VS1 की वजह से जो करंट की वैल्यू आई थी वो भी आ गई है और VS2 की वजह से आपके पास जो करंट की वैल्यू I2 थी वो भी आ गई है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि द करंट ड्यू टू VS1 इज दिस एंड द करंट ड्यू टू VS2 इज दिस। सो R2 में इन दोनों करंट्स की डायरेक्शंस डाउनवर्ड है, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे। तो आपके पास I2 टोटल इज इक्वल टू I2 ड्यू टू VS1 प्लस I2 ड्यू टू VS2 के इक्वल आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा 50 मिली एम्पियर विच इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर R2। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द करंट थ्रू R2 इन दिस सर्किट। इस सर्किट में भी हमने I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस सर्किट में आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट लेते हैं। तो इस केस में आपके पास सर्किट की जो फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये आपके पास R1 होगा, ये आपके पास R2 है और इस केस में क्योंकि आपके पास करंट सोर्स है तो वो ओपन हो जाएगा। तो इट मीन्स कि आपके पास R1 और R2 आर इन सीरीज विद सोर्स वोल्टेज। तो RT फाइंड आउट कर लेते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जब इसमें R1, R2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो RT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 320 ओहम्स। तो यहाँ से फिर हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू VS बाय RT। तो इसमें VS की वैल्यू हम पुट करेंगे 10 वोल्ट्स और RT की वैल्यू हमारे पास है 320 ओम्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू ड्यू टू सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 31.2 मिली एम्पियर्स।
अब हम बात करते हैं I2 ड्यू टू करंट सोर्स। तो इस केस में आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ ये बन जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया है और ये आपके पास R1 रजिस्टर है, ये आपके पास R2 रजिस्टर है और ये आपके पास करंट सोर्स है। तो इस सर्किट पे हम CDR अप्लाई करते हैं तो I2 आपके पास आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू IS के इक्वल। तो इसमें जब हम R1, R2 और IS की वैल्यूज पुट करेंगे तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 68.8 मिली एम्पियर एंड दिस करंट I2 इज ड्यू टू सोर्स करंट IS। और अब आप देख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू वोल्टेज सोर्स इज डाउनवर्ड and similarly the direction of current due to source voltage is also downward। तो इस केस में आपके पास I2 टोटल आ जाएगा करंट I2 ड्यू टू सोर्स वोल्टेज प्लस करंट I2 ड्यू टू करंट सोर्स। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू R2 आ जाएगा 100 मिली एम्पियर्स के इक्वल। एक और एग्जांपल है, फाइंड द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट। अब इस सर्किट में आपके पास दोनों सोर्सेज करंट सोर्सेज हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सोर्स IS1 का इफेक्ट लेते हैं और सोर्स IS2 को हम ओपन कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम हमेशा शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को हम हमेशा ओपन करेंगे। तो आपके पास जब आप IS1 का इफेक्ट लेंगे तो आपने करंट सोर्स IS2 को ओपन कर देना है। तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह बन जाएगी। जी आपके पास करंट सोर्स IS1। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दिस पाथ इज ओपन, यहाँ से करंट पास नहीं कर सकता। तो आपके पास करंट टोटल सारा करंट 100 ओम रजिस्टर में से पास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि करंट थ्रू 100 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू IS1। अब हम इफेक्ट लेते हैं करंट सोर्स IS2 का। तो इसमें IS1 को हम ओपन कर देंगे तो आपके पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। ये आपके पास 56 ओम रजिस्टर है, ये आपके पास 100 ओम रजिस्टर है और इसको हमने यहाँ से ओपन कर दिया है। तो इस केस में करंट की डायरेक्शन ये होगी क्लॉकवाइज और दोनों रेजिस्टर्स क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो IS2 करंट विच इज 3 मिली एम्पियर वो इन दोनों रेजिस्टर में से पास कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू 100 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। अब आप देखें कि इस करंट सोर्स की वजह से आपके पास डायरेक्शन अपवर्ड है थ्रू 100 ओम रजिस्टर और इस करंट सोर्स की वजह से आपके पास डायरेक्शन डाउनवर्ड है थ्रू 100 ओम रजिस्टर। तो आपके पास I टोटल आ जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस हैं करंट्स की। तो हमने 10 में से 3 को माइनस कर देना है तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा 7 मिली एम्पियर्स के इक्वल।
IS1 की वैल्यू आपके पास 10 मिली एम्पियर है। So this is the total current flowing through resistor 100 ohm. आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले शुरू में देखा था R/2R लेडन नेटवर्क को, उसको हमने एनालाइज किया था, और उसके बाद हमने जो सीरीज पैरेलल सर्किट्स लेक्चर 11 to 15 हमने पढ़े थे, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े थे और फिर उनसे रिलेटेड हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने उन 4-5 लेक्चर्स को समराइज़ किया है। उसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है सोर्स कन्वर्जन एंड सर्किट थ्योरम्स का। हमने आइडियल और प्रैक्टिकल करंट और वोल्टेज सोर्सेज देखे हैं, और फिर हमने बात की थी सुपरपोजिशन थ्योरम की, और उसको फिर हमने सर्किट्स के ऊपर अप्लाई करके उनको एनालाइज किया। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।